हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका अंजना। तो आज की कक्षा में मैं आपको पढ़ाऊंगी भाषा और व्याकरण के बारे में। अध्याय नंबर 1। अध्याय नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा की परिभाषा। भावों व विचारों को आदान प्रदान करने का सशक्त माध्यम भाषा है। यानी कि हम जिस माध्यम से अपने विचारों को दूसरों तक आदान प्रदान करते हैं, वो माध्यम किस माध्यम से करते हैं? हम भाषा के माध्यम से करते हैं। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। पहले चित्र में हम देखेंगे कि एक लड़की फोन पे बात कर रही है। दूसरे चित्र में हम देखेंगे कि एक लड़का लिख रहा है। और तीसरे चित्र में हम क्या देख रहे हैं कि एक ट्रैफिक पुलिस वाला इशारे कर रहा है। तो ऊपर दिए गए चित्रों में ही भाव, बात, विचार को प्रस्तुत किया गया, परंतु उनका तरीका अलग अलग है। अर्थात अपने मन के भाव या विचार दूसरों के सामने व्यक्त करने के माध्यम या तरीके को भाषा कहते हैं। तो हम चित्रों में देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग तरीके से सब अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं। जैसे लड़की बोलकर अपने भाव को प्रकट कर रही है। चित्र 1 में लड़की क्या कर रही है? बोलकर अपने भाव को प्रकट कर रही है। चित्र 2 में लड़का लिखकर अपने भाव को प्रकट कर रहा है। और चित्र 3 में ट्रैफिक पुलिस वाला इशारों में यानी कि संकेत के अनुसार अपने भाव को प्रकट कर रहा है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं भाषा के प्रकार। तो पहला प्रकार है मौखिक भाषा। जब हम बोलकर अपने मन के भाव को व्यक्त करते हैं तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। ऊपर दिए गए चित्र 1 में लड़की फोन पर बात कर रही है। यह बोलकर विचार व्यक्त कर रही है। यानी कि जिस तरह से हमने चित्र 1 में देखा, लड़की कौन सी भाषा का प्रयोग कर रही है? मौखिक भाषा का, यानी कि वो बोलकर अपने भावों को व्यक्त कर रही है। ऐसे ही हम दूसरा देखते हैं लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं तो वह लिखित भाषा कहलाती है। चित्र 2 में वह बालक पत्र लिख रहा है। वह लिखकर अपने विचार व्यक्त कर रहा है। अब जैसा कि हम चित्र 2 में देख रहे हैं कि बालक क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है, यानी कि वो लिखकर अपने भावों को प्रकट कर रहा है। तो ये भाषा का कौन सा रूप है? ये भाषा का लिखित रूप है। ऐसे ही हम देखेंगे भाषा का सांकेतिक रूप, यानी कि सांकेतिक भाषा। जब हम अपनी बात संकेतों के द्वारा व्यक्त करते हैं तो वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। चित्र 3 में यातायात सिपाही संकेत के द्वारा आने जाने वाले वाहनों को निर्देश दे रहा है। अर्थात वह संकेतों में विचार व्यक्त कर रहा है। यानी कि जिस तरह से हमने चित्र 3 में देखा कि यातायात सिपाही यानी कि ट्रैफिक पुलिस वाला क्या कर रहा है? संकेतों के द्वारा अपने विचार को व्यक्त कर रहा है। यानी कि अगर किसी गाड़ी को चलने के लिए बोलना है तो वो अपने हाथ से इशारा करके बताता है कि अब इस गाड़ी को चलना है। और अगर किसी को रुकने के लिए बोलना है तो वो भी अपने इशारों से यानी कि संकेतों से बताता है। तो ये क्या होगा? ये भाषा का कौन सा रूप होगा? ये भाषा का सांकेतिक रूप होगा। हमारी राष्ट्रभाषा। जिस भाषा को राजकीय कार्यों में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। इसके अलावा हमारे देश के विभिन्न भागों में लोग पंजाबी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, असमिया, कन्नड़, मलयालम, अंग्रेजी आदि भाषाएं बोलते हैं। यानी कि राष्ट्रभाषा कौन सी कहलाती है? राष्ट्रभाषा वो कहलाती है जो राजकीय कार्यों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जैसे हिंदी हम हर जगह उपयोग करते हैं। ज्यादातर भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। अपने कार्य को करने के लिए भी हम कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए वो क्या है? वो हमारी राष्ट्रभाषा है। और इसके अलावा हिंदी के अलावा हमारे देश में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। कौन कौन सी? पंजाबी, मराठी, गुजराती, तमिल,
तेलुगु, असमिया, कन्नड़, मलयालम, ये क्या है? ये भी अन्य भाषाएं हैं। अब हम देखेंगे लिपि के बारे में। लिखित भाषाओं में अक्षरों को लिखने का जो तरीका है उसे लिपि कहते हैं। यानी कि लिखित भाषा में जो हम अक्षरों को लिखते हैं उनका जो तरीका है लिखने का, उसे क्या कहते हैं? उसी को हम लिपि कहते हैं। दूसरे शब्दों में भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, जैसे देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, गुरुमुखी लिपि, यानी कि, और दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? जो भाषा का लिखित रूप होता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम लिपि कहते हैं। और हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे कौन कौन सी लिपियां? देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, गुरुमुखी लिपि, ये सारी क्या है? ये लिपियां हैं। हर एक भाषा की अपनी अपनी एक अलग लिपि है। और हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है। यानी कि हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि कौन सी है? उसकी लिपि देवनागरी लिपि है। अब हम देखेंगे व्याकरण के बारे में। सबसे पहले हम व्याकरण की परिभाषा देखते हैं। किसी भाषा के बोलने, लिखने और पढ़ने के निश्चित नियम को व्याकरण कहते हैं। यानी कि जब हम भाषा को बोलते हैं, लिखते हैं और पढ़ते हैं, उसके जो नियम होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम व्याकरण कहते हैं। कि कोई भाषा किस प्रकार से बोलनी है, लिखनी है या पढ़नी है, वो हमें उसके नियम कौन बताता है? हमें व्याकरण बताता है। भाषा का प्रयोग मानव कब से कर रहा है, इसका सही अनुमान लगाना कठिन है। हाँ, बहुत समय तक प्रयोग करने के बाद भाषा में तरह तरह की अशुद्धियां आ जाती है। उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं ताकि भाषा का सही रूप सामने आए। ये नियम शास्त्र का रूप धारण करने के बाद व्याकरण कहलाते हैं। और व्याकरण के 3 अंग होते हैं। हमने देखा कि भाषा का प्रयोग मानव बहुत समय से कर रहे हैं। तो बहुत समय से जब हम किसी भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसमें कुछ अशुद्धियां आ जाती हैं। लेकिन उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं वो क्या है? वही व्याकरण है, जिनके द्वारा नियम बनाए जाते हैं। व्याकरण से क्या होता है? व्याकरण से भाषा का सही रूप सामने आता है। तो हमने देखा भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के 3 रूप हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं आपसे मिलूं। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।